Hello guys, once again you are most welcome on online platform of कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज हम रीट का 2025 का एग्जाम जो है उसकी जो साइंस है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। मैथ की जो क्लास है, मैथ का जो एग्जाम का एनालिसिस है उसका वीडियो जो है वो सर ने डाल दिया है। अब बारी आती है साइंस की। यहाँ से हम साइंस में वो जानकारियां लेने वाले हैं जहाँ से हमें एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हम केवल इन्हीं क्वेश्चंस पर सीमित नहीं रहने वाले हैं, हम इन ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम ऑप्शंस एलिमिनेट वाली टेक्निक पे चलने वाले हैं जहां से आपको 100% क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच करना है इस तरह की जानकारी मिलेगी, और जो आपके एग्जाम के अंदर संजीवनी की तरह साबित होगी दोस्तों, बिल्कुल संजीवनी की तरह। जिस तरह शुक्राचार्य ने संजीवनी की हेल्प से राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया था, उसी संजीवनी की तरह ये भी आपके अंदर प्राण डाल देने का काम करेगी। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साथियों को सफलता प्रदान करे। हर हर शंभू, जय श्री शंभू। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये लीजिए। पहली बात, ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज 9th क्लास की एनसीईआरटी से उठाया गया है। मैं आपको पेज नंबर भी शायद बता दूं, 94 है, शायद 94 है। ये गति वाले लेसन में है। एज इट इज लाइन है, एज इट इज, एक सिंगल शब्द को भी नहीं बदला गया है। टाइम ज्यादा लगता वरना मैं आपको वो लाके दिखा देता। हाँ, ये शॉर्ट्स में जरूर डाला गया है, ये आप देख ले वहां पे। किसी वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है? जब वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है। आगे बात समझे दोस्तों। अच्छा, ये गति हमेशा त्वरित गति रहती है। हमेशा त्वरित गति क्यों रहती है? क्योंकि चाल की बात की इसने, वेग नहीं होता एक समान वेग, एक समान वेग नहीं होता। वेग इसलिए नहीं होता है क्योंकि वेग वेक्टर है और दिशा बदलने के साथ तो अब वर्तीय रस इस पर गति करेगी। अगर इस पथ पर गति कर रही है, इस पथ पर गति कर रही है तो दिशा बदलेगी। दिशा बदलेगी तो वेक्टर जो है, वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और वेक्टर बदलेगा तो त्वरित होगी। जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाएगी। देखिए, एट क्लास एनसीईआरटी अगेन अगेन दोस्तों। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एनसीईआरटी प्लेज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। 100% ये आपको सिलेक्ट करवाएगी अगर आप लोगों ने बढ़िया ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है। कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो रेशम है, रेशम, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह अगर पॉलीथीन से, किससे? पॉलीथीन से क्या रगड़ी जाए? प्लास्टिक स्ट्रॉ। क्या रगड़ी जाए? प्लास्टिक स्ट्रॉ रगड़ी जाए तो प्लास्टिक स्ट्रॉ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और पॉलीथीन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ने पर क्या हो जाता है? कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस विषय मुख्य गुण क्या है? सभी विषयों में संभव नहीं, अनुमान का प्रभाव, मौलिक चिंतन की अवहेलना। हालांकि आपको दूसरे ऑप्शन जो है वो कुछ कुछ ठीक लग सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने यही है। विश्वसनीयता में वैधता का उच्च स्तर। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं? आप कहीं चेक करवा लीजिए, वही वैल्यू मिलेगी। ऐसे नहीं कि ओमार को आप यहाँ चेक करवा रहे हो तो आपके 50 में से 30 क्वेश्चन और रहे हैं, और दिल्ली ले गए तो 40 हो गए और लंदन ले गए तो 20 हो गए। ना 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 ना। सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म है। सरसों में श्वेत कीट जो है उसके प्रति जो प्रतिरोधक किस्म है व्हाइट रस्ट, उसके लिए है पुसा शुभ्रा। कौन सी है? पुसा शुभ्रा, जो कि किसकी किस्म है? सरसों की। किसकी किस्म है? सरसों की, जो लिखा भी गया है। ठीक है। पुसा कोमल, पुसा कोमल जो है वो लोबिया की है। किसकी किस्म है? लोबिया की। और लोबिया में भी किसकी?
ये लोबिया की खास क्या बात है, ब्लाइट नाम का रोग होता है। किस नाम का? ब्लाइट नाम का रोग। और ये ब्लाइट नाम का रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। इसके प्रति प्रतिरोधी है ये, ठीक है ना। इस रोग के प्रति देखो, को मैं ल से लोबिया, ल लोबिया, ब्लाइट, लो ब्लाइट, लो ब्लाइट, लो ब्लाइट, और बैक्टीरिया, बै 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 अनुप्रासलंका। क्यों? पुसा सदाबहार किसकी फसल, किसकी किस्म है ये? मिर्च की किस्म है। किसकी किस्म है? मिर्च की किस्म है। और लीफ कर्ल, क्या? लीफ कर्ल, जिसे क्या बोलते हैं? पर्णकुंचन। क्या बोलते हैं? पर्णकुंचन। इस पर्णकुंचन से क्या होती है ये? प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? प्रतिरोधी। पुसा स्वर्णिम, पुसा स्वर्णिम जो है ये भी सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है। जो कि चेपा रोग, जिसे क्या बोलते हैं? एफिड। क्या बोलते हैं? एफिड। इस रोग के प्रति ये क्या है? इस रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है एक तरह की, ठीक है। और तो क्या ही है दोस्तों, ठीक है। श्वेत किट, हाँ। तो यहाँ से आंसर तो हम कर चुके हैं, पुसा सुब्रा। केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता एक्ट कौन से सन में लेके आए गए थे? 2000 के सन में लेके आया गया था। ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। ये आपको पेपर देख लेने बहुत जरूरी रहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो आगे इनकी हेल्प करते हैं। और ये एग्जाम देख पा रहे हैं आप, बढ़िया लेवल का एग्जाम पूछा जाता है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत इजी होते हैं, बट वो सारे ही करेंगे दोस्तों। आप इन चीजों पे मत जाना, कभी इजी पे कभी मत जाना। आप देखें कि पेपर तो इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। अरे भाई 30 में से 22 क्वेश्चन अगर इजी आ भी गए तो वो 20-22 क्वेश्चन तो सारे ही कर लेंगे फिर। और आते भी नहीं है, गलतियां उसमें भी होती है। कोई 5-7-10 क्वेश्चन भले ही हद कोई आसान से हो, बाकी तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पुरुषों में कौन सी ग्रंथि का स्त्राव शिश्न में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है? शिश्न में स्नेह प्रदान करने में जो सहायक होता है वो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम क्या है? काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि, ठीक है। अगर महिला में यही स्नेहन का काम कौन करती है? बार्थोलिन कोशिका, बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बार्थोलिन ग्रंथि। ये महिला में स्नेह का काम करती है। किसमें? महिला में, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि आपके दिमाग के अंदर जो प्रमस्तिष्क के जो गोलार्ध हैं उन गोलार्ध के बीच में होती है। गोलार्ध के ऐसे गोलार्ध, उन गोलार्ध के बीच में होती है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि का काम क्या है? पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन, मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है, जो कि आपके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। किसका? बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब समझ गए आप? जैविक घड़ी, ये आपके तय करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि आपको मालूम है एड्रिनल होती है। और थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो है वो यहाँ होती है, स्टर्नम और फेफड़ों के बीच में। स्टर्नम, ये जो ब्रेस्ट की बोन है इसको स्टर्नम बोलते हैं, यहाँ जो डी बीच में एकदम सीने में। और क्या काम है इसका? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है उनके लिए इसका काम रहता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के लिए। अच्छा, टी लिम्फोसाइट क्या है? हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी। टी लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट क्या है? इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि सही से आपको दिखाई दे जाए। टी लिम्फोसाइट क्या है? देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होती है, शायद दिखाई दे रहा होगा सही। डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल, ये जो है दो प्रकार में पाई जाती है। एक तो कणिका रूप में, किस रूप में? एक तो कणिका के रूप में, और एक अकणिका के रूप में। किसके रूप में? अकणिका के रूप में, ठीक है। कणिका रूप में कौन कौन सी होती है? कणिका रूप में दो होती है। कौन सी? एक तो लिम्फोसाइट, क्या होती है? एक अभी जो मैंने नाम पढ़ा था ना, वही लिम्फोसाइट, इसीलिए मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। लिम्फोसाइट। दूसरी होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट, ठीक है। अच्छा, अकणिका कौन सी होती है? ये तीन प्रकार की होती है। एक तो इयोसिनोफिल, एक तो क्या होती है? इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और दूसरी कौन सी होती है?
दूसरी होती है बेसोफिल। कौन सी होती है? बेसोफिल। और तीसरी कौन सी है? तीसरी होती है ये आपकी न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है। जो लिम्फोसाइट होती है ये लगभग लगभग कितने प्रतिशत होती है? 20 से 25%। ठीक है, 20%, 25%। आप 20% की वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। मोनोसाइट कितनी होती है? मोनोसाइट होती है लगभग 2 से 10% होती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये अभक्षकाणु होती है, अभक्षकाणु होती है। ठीक है, ये और क्या होती है? और ये अगतिशील होती है। और ये क्या होती है? अगतिशील होती है, अगतिशील होती है। ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट भी होती है और बी लिम्फोसाइट भी होती है। और टी के लिए हमने अभी बात की कि इसके अंदर कौन सी ग्रंथि का काम रहता है? थाइमस ग्रंथि का काम। कौन सी ग्रंथि का काम रहता है? थाइमस ग्रंथि का भी काम रहता है, जो इसको प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसकी मेच्योरिटी का भी काम करती है। मोनोसाइट क्या होती है? मोनोसाइट सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी है। क्या है? ये सबसे बड़ी है। दूसरी बात है ये बक्सकाणु है। ये क्या है? बक्सकाणुओं में शामिल है। और क्या है ये? और ये गतिशील है। और ये क्या है? गतिशील है। ठीक है। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल जो है उसके अंदर दो पालियां होती है इस तरह। कितनी पालियां होती है? दो पालियां इस तरह, इस तरह दो पालियां होती है। ठीक है, कितनी पालियां होती है? दो पालियां होती है। ठीक है, दो पालियां होती है। इसमें कितनी पालियां होती है बेसोफिल में? बेसोफिल में तीन पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? तीन पालियां। और इसके अंदर कितनी होती है? इसमें 4 या 5 से ज्यादा, 4-5 से ज्यादा मिलेगी, 4-5 से ज्यादा मिलेगी। अच्छा, इयोसिनोफिल जो है ये इयोसिन, इयोसिन नाम का एक अम्लीय रंजक है, अम्लीय, उसमें रंगी जाती है ये। ठीक है, जबकि बेसोफिल, अच्छा प्रतिशत मात्रा देखें तो इयोसिनोफिल की प्रतिशत मात्रा होती है 1 से 2%। कितनी होती है? 1 से 2% होती है। बेसोफिल की कितनी होती है? ये होती है 0 से 1% होती है। न्यूट्रोफिल कितनी होती है? लगभग 60% होती है। ठीक है, इयोसिन नाम का अम्लीय व्यंजक। और बेसोफिल जो है ये मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू इस नाम के क्षारीय रंजक में रंगी जाती है, पिगमेंट होता है। और इसकी खास बात क्या है? बेसोफिल जो है ये एक तो सेरेटोनिन, सेरेटोनिन और क्या, और एक हिस्टामिन, इन दोनों का स्त्रवण भी करती है। और न्यूट्रोफिल जो है वो न्यूट्रोफिल है ही सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या खास बात थी यहाँ पे? एक और था मेलेटोनिन, मैंने आपको बता दिया। मेलेटोनिन के साथ आप इस बात को ध्यान रखना, एक होता है मेलेटोनिन, एक होता है मेलेनिन या मेलानिन। ये मेलानिन क्या होता है? मेलानिन होता है स्किन का कलर पिगमेंट, स्किन पिगमेंट यानी वर्णक, यानी क्या? वर्णक होता है। ठीक है, जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? अन्वेषण विधि का जन्मदाता है दोस्तों आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर माना है? यह है 65 डेसिबल। कितना डेसिबल है? 65 डेसिबल है। आप याद रखेंगे डेसिबल जो है वो लघु गणकीय, लघु गणकीय, गणित गणिकीय यूनिट है, इकाई है। ठीक है, यानी कि इसमें लोग आता है। क्या आता है? लोग आता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे 0 डेसिबल और 20 डेसिबल की अगर आप तुलना करो तो आप क्या कहोगे? ये क्या 20 गुना ज्यादा शोर होता है 20 डेसिबल वाला 0 डेसिबल से? नहीं, ये वास्तव में 100 गुना ज्यादा होता है। और ये डेसिबल, ऐसी कहानी लोग की वजह से आती है। किसकी वजह से? लोग की वजह से। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आए हैं क्वेश्चन, आप सोच रहे हैं साइंस में आए हैं। सुंदरबन जो है ये कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। काफी फेमस है सुंदरबन, ये तो मालूम ही है। कांजीरंगा,
कांजीरंगा जो है ये असम में है। कहाँ है? असम में है। गिर, गिर कहाँ है? गिर गुजरात में है जनाब, गुजरात में। गिर, गिर जो है वो गुजरात की फेमस है स्पीसी। और बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल F किसी क्षेत्रफल A पर लग रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल F जो है वो A पर लग रहा है और इसकी वजह से P प्रेशर बन रहा है। यदि बल को आधा कर दिया जाए, P डैश क्या आया है, बल को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है, और क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, 2A कर दिया जाए, तो क्या होगा? F बटे 4A। P हो लिया P बटे 4 यानी चौथाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किलो जूल पर केजी इकाई में न्यूनतम उसमें मान वाला ईंधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 100% रीट में मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे, इतना बड़ा लिखा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में से उठाया गया है, फैक्ट उठाया गया है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर एनसीईआरटी में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट है आप देख लेना दोस्तों, जो जो स्पेशली मेंशन्ड है ना एनसीईआरटी में उनके क्वेश्चंस आते हैं। सोडियम जिंकेट का ले लो, आप विरंजक चूर्ण का ले लो, स्पेशली मेंशन्ड है ना, उनका क्वेश्चन आ चुका है, उनका क्वेश्चन आया है और आगे आते रहेंगे। किलो जूल केजी इकाई में न्यूनतम उसमें मान वाला ईंधन पूछा है, तो इसमें कोयला, कोयला गिवन है। याद रख लेना कोयले की कितनी होती है, 25,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। किलो, इसके कोयले के बाद आप किसको देखेंगे, आप देखेंगे केरोसिन को। किसको? केरोसिन को। और केरोसिन के साथ आप किसको देखेंगे, पेट्रोल को देखेंगे। किसको देखेंगे? पेट्रोल को। और इसके साथ किसको देखेंगे, डीजल को देखेंगे। इन तीनों की कितनी होती है, 45,000, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तीनों एक ही प्रोसेस से तो निकलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सीएनजी को। सीएनजी में मीथेन मुख्य घटक है, तो मीथेन और सीएनजी की सेम होती है कितनी, 50,000। उसके बाद आती है एलपीजी, एलपीजी कितनी होती है, 55,000। उसके बाद आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी होती है, लगभग 1,20,000। न्यूनतम किसका है, कोयले का है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्किन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? एल्किन समजातीय श्रेणी का मतलब एक ही क्वालिटी या एक ही श्रेणी को नहीं है। C5H10, CnH2n एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। 4 दुए 8 दुगने एल्कीन है, 3 दुए 6 दुगने एल्कीन है, 2 दुए 4, 4 में से 2 कम है, इसका मतलब है एल्काइन है, यानी कि एथाइलिन, एथाइलिन यानी कि एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड CaC2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपको। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की अगर H2O के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या बनता है, C2H2 बनती है जनाब, बनती है। और ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है, क्या करती है, आग पकड़ती है। ज्वलनशील गैस है, भयंकर ज्वलनशील गैस, ठीक है, एल्काइन। साथ में क्या बनेगा, COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? केल्विन पैमाना नहीं होता, डेसिबल की हमने बात करी ली, पास्कल, पास्कल प्रेशर, रिक्टर पैमाना। यहाँ ध्यान ये रखना कि जैसे आप रिक्टर पर 5 वैल्यू आ गई, किसी की 6 आ गई, तो अगर आप 5 6 से कितना गुना शक्तिशाली है, ये 10 गुना शक्तिशाली है। कितना गुना, 10 गुना शक्तिशाली है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी खास बात है, ये भी लघु गणिकी है, हिंदी में ये लिखाएगा, इसीलिए मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ। यानी कि इसमें भी क्या आता है, लोगरिथम आता है, क्या आता है, लोगरिथम है।
आता है। सारथे मां। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। हस्तिपाद, हाथी जैसे पैर हो जाने चाहिए, ठीक है। हस्तिपाद, अमीबियता, नमोनिया, सामान्य जुकाम। हस्ती हस्ती ऐसा सा कुछ एक नाम है, क्या है उसका? अ, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ऐसा सा कुछ है। अच्छा, हस्तिपाद किससे होता है? ये वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसकी बात बाद में करेंगे। अमीबियता, अमीबियता किससे होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। न्यूमोनिया किससे होता है? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। सामान्य जुकाम किससे होता है? राइनोवायरस से। तो मिला लो, एक के आगे 4 नंबर, दो के आगे, एक के आगे 3 नंबर, दो के आगे 4 नंबर, एक के आगे 3 नंबर, दो के आगे 4 नंबर, एक ही ऑप्शन है। हो। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी विसरण का उदाहरण नहीं है? समांगी विसरण का उदाहरण कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, इसको ही रट लेना, रट लेना, रट लेना, रट लेना, फिर उतारो, रट लेना। जल में एथेनॉल, ये तो। जल में शक्कर, जल में तेल, तेल जो अलग पड़ा रहता है, ये विसमांगी मिश्रण है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, धातु भी नहीं होता, कांच भी नहीं होता, रुई है। क्या है? रुई। लघुपथन के समय परिपथ में क्या हो जाती है? धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। लघुपथन और अतिभारण, अतिभारण मतलब धारा बढ़ जाना, लघुपथन मतलब दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। कांटेक्ट आने से, लघुपथन होने से अतिभारण होता है, टूट जाते हैं तार। किसी ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तारत्व मतलब तीखापन, तारा मतलब तीखापन। जैसे लड़कियों की ध्वनि में तारत्व ज्यादा होता है, शेर की ध्वनि का उसकी प्रबलता ज्यादा है। हाँ, प्रबलता ज्यादा है, जबकि मक्खी की, मक्खी या फिर ये जो मच्छर चू चू एक अंग तारत्व ज्यादा हो गया। अच्छा, तारत्व पर कोई शब्द है? तीव्रता, किसो है? तीव्रता, उड़ ना जाइयो। तीव्रता, प्रबलता, ये दोनों एक वर्ग हो गए, ठीक है नहीं। झुकाव मतलब के है शोरों संबंधित, और झुका क्यों संबंधित है? ऊर्जाओं। झुका क्यों संबंधित है? ऊर्जाओं। और तारत्व क्यों संबंधित है? आवर्तियों। क्यों? आवर्तियों। तीव्रता आई बात है, प्रबलता रही, और ओ के पर डिपेंड करे आयाम पर, और जिसकी प्रबलता है अभी थे याद रखियो, प्रबलता आयाम गए स्केर गए समानुपाती हुआ, यानी आयाम अगर ओ 2 गुना 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति और उसके दर्पण के बीच में। और समतल दर्पण है, और 6 मीटर दूर खड़े हो आदमी, अगर 6 मीटर दूर खड़े तो पास 6 मीटर दूर ही प्रतिबिंब बना गो, तो प्रतिबिंब कितनी दूर हो जाओ? 12 मीटर। टन टन। कोशिकीय अंग केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। लगभग 1831 के पास, किसमें? ऑर्किड के पौधे में, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी कोशिका। क्या खोजी थी? कोशिका। लेकिन कौन सी कोशिका? जिंदा कोशिका। क्या देखा था इसने? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ देखा था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने भी कोशिका देखी थी। क्या देखी थी? कोशिका। लेकिन मृत, क्या देखी? मृत। और मृत कोशिका किसमें देखी? कॉर्क में। किसमें देखी? कॉर्क में, ठीक है।
और इसने जिंदा कोशिका को नाम क्या दिया था, ल्यूवेनॉक ने इसने दिया था एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस ऐसा ऐसा नाम जो है ल्यूवेनहेक ने दिया था, एनिमलक्यूलस। याद रखेंगे इस बात को। लिख देता हूँ साफ, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो। बंधु कहते हैं कि मेरी राइटिंग खराब है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, स्क्रवी, सी से स्क्रवी, जबाड़ों से, मसूड़ों से संबंधित रोग है। नेटल के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, नेटल के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल में ओइक यानी कि COOH ग्रुप मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि होता क्या है HCOOH, जिसका एक नाम आपको फॉर्मिक अम्ल भी मिलता है। क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है। और क्या, और बात करते हैं हम लैक्टिक अम्ल की। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, C3H6O3, ठीक है, इस तरह CH3OH और OH। अब आप देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु से बंधी है, इसलिए इस कार्बन को क्या कहते हैं हम, किरेल कार्बन। क्या कहते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, किरेल कार्बन। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। किरेल कार्बन कहते हैं, स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर। किरेल कार्बन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवता। क्या, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। और प्रकाशिक समावयवता अगर आ रही है अपने ये कार्बनिक यौगिकों में समावयवता है अपने टॉपिक में, इसका मतलब इसकी यह है कि अगर आप इसकी इमेज, मिरर इमेज बने, मिरर इमेज बने तो इसकी ऐसे बनेगी CH3 COOH और OH और इस तरह आ जाएगा H। आप इसको इसके ऊपर लेके आओगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो एक D फॉर्म बोल दी और एक कौन सी बोल दी, L फॉर्म बोल दी। अच्छा, प्रकाशिक समावयवता बोलते किसको है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक समावयवता बोलते किसको है, यही बता दीजिए। प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं कि जब प्रकाश आता है, अलग लानी ही पड़ेगी हमें, अलग लानी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ से चीजें पूछी जाती है, इसलिए हम बता देते हैं। बेसिक जो है ना, एकदम बेसिक जहां से क्वेश्चन आता है वही बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, हम आगे नहीं घुसेंगे। इसको चाहे कितना ही लंबा चला लो, लेकिन हम उस लंबे पे नहीं जाएंगे, हम केवल सामान्य सी बात करेंगे थोड़ी बहुत। प्रकाशिक समावयवता क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवता देखो, सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ये एक प्लेन में नहीं होता, एक प्लेन में नहीं होता। इस वजह से इसके आगे लगाया जाता है निकोल प्रिज्म। क्या लगाया जाता है, निकोल प्रिज्म। क्या लगाया जाता है, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म इस सूर्य की रोशनी को पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, पीपीएल में। पीपीएल को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी के कांटेक्ट में आए, किसी के कांटेक्ट में कोई भी आपका कंपाउंड है, आप उसमें से पास करवाओ, अगर ये कंपाउंड ये इसको अगर पीपीएल को रोटेट करवा देता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देता है, चाहे वो दाएं हाथ की तरफ करवाए चाहे वो बाएं हाथ की तरफ करवाए, अगर वो रोटेट करवा देता है तो इसको हम बोलेंगे कि वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। उनका यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। और वो जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होते हैं। हमें पता कैसे चलता है, हमें पता चलता है मिरर इमेज से। किससे पता चलता है, मिरर इमेज से पता चलता है, मिरर इमेज से पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर इस तरह का मैंने कोई कंपाउंड बना रखा है, जैसे कि इस तरह का कोई कंपाउंड बना रखा है और यहाँ EN जुड़े हुए हैं, तो इसकी मिरर इमेज यही बनेगी, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जा सकता है। इस वजह से ये इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, हम इसे पता कर लेते हैं।
तो अगर ये कंपाउंड दाईं तरफ घुमा रहा है प्रकाश को, किस ओर घुमा रहा है, दाईं तरफ घुमा रहा है, इसका मतलब है दक्षिणावर्त, इसका मतलब है दक्षिणावर्त, इसका मतलब है क्लॉकवाइज, इसका मतलब है क्लॉकवाइज। अगर इस तरफ घुमा रहा है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म। अगर ये किस तरफ घुमा दे, इस प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे, यानी कि वामावर्त, यानी कि वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। एल फॉर्म, कौन सी फॉर्म, एल फॉर्म। तो डी और एल फॉर्म यहां से आती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सिट्री कमल। कौन आता है, सिट्री कमल आता है। सिट्री कमल क्या होता है, सिट्री कमल होता है C6H7O8। C6H8O7 ये होता है फॉर्मूला। स्ट्रक्चर इस तरह बनाई जाती है। ये तो आ गई यहाँ पे क्या, OH, और यहाँ क्या आ गए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ क्या आ गई OH, यहाँ आ गई डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या आ गया, OH आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपको मिल जाएगा COOH। ठीक है, ये तो पूरा हो लिया COOH, COOH। ठीक है, फिर आगे आ गया कार्बन, फिर आ गया कार्बन, और कार्बन की एक तरफ कौन जुड़ा है, COOH जुड़ा है, एक तरफ कौन जुड़ा है, OH जुड़ा है, एक तरफ कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है ये, और फिर आगे कौन आ गया, ये पूरा COOH आ गया। वैलेंसी पूरा करने के लिए इसको CH2, इसको लगा दो CH2। ठीक है, 1 2 3 1 4 1 5 2 7 1 8। ठीक है, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7। टार्टरी कमल क्या होता है, टार्टरी कमल, टार्टरी कमल भी हम देख लेते हैं। टार्टरी कमल यहाँ देख लेते हैं कहीं। टार्टरी कमल, टार्टरी कमल, टार्टरी कमल क्या होता है, टार्टरी कमल होता है दोस्तों C4H6O6। ये क्या रहता है आपका, टार्टरी कमल रहता है। ठीक है, COOH, COOH। ठीक है, OH OH H, 4 कार्बन हो लिए, 2 2 4 2 6, 6 ऑक्सीजन हो ली, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो ली। ये होता है टार्टरी कमल। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिएलिटी, कायरलिटी जिसको बोलते हैं, वो शो कर रहे हैं इस वजह से। कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है, गोनोरिया, सिफिलिस, टीबी नहीं होता, जननिक परिसर्प। ठीक है, ये जननिक परिसर्प भी आपने नया सुना होगा, ये होता है HSV की वजह से। HIV तो सारे ही सुने होंगे, ये HSV की वजह से होता है। पूरा नाम क्या है, हर्पीज, हर्पीज सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, 5 न्यूटन व 3 न्यूटन, 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर एक तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है और एक तरफ कितने बल का, न्यूटन का लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वस्तु पर परिणामी बल होगा, परिणामी बल कितना होगा, 2 न्यूटन का होगा, वो इस तरफ काम करेगा। ये तो बहुत आसान सवाल है।
हलवा सवाल भी तो देने पड़ते हैं, क्योंकि डिमोरलाइज नहीं करना होता, फिर बोर्ड को पेपर आगे वाले टाइम फीस कौन देगा इतनी। लेशमानिया में प्रजनन की विधि है द्विखंडन, लेशमानिया में द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन। आगमन विधि निम्नलिखित से सूत्र पर आधारित है। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, सूत्र ज्ञात करते हैं, ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। दलहनी फसल का उदाहरण है मूंगफली। मूंगफली जो है वो लेग्यूमिनियस फैमिली का पौधा है, लेग्यूमिनियस फैमिली। और लेग्यूमिनियस फैमिली नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन का काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला सारा जुगाड़ वो है, ठीक है। विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके। बिल्कुल ये बढ़िया उपाय है। वनोन्मूलन को बढ़ाकर यानी पटनों वृक्षारोपण कम करना। बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी मूल्यांकन विशेषता नहीं है। वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब क्या होती है, जो आप पता करना चाह रहे हैं क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति क्या की क्या आपके उस मूल्यांकन ने, उसे बोलते हैं वैधता। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखना, मूल्यांकन एक स्तर बनाए रखना, भाव बनाए रखना। विश्वसनीयता यानी कि आप ये चेक करना कि क्या वो सही है, क्या यही अगर 5% 5 नंबर यही आ रहे तो क्या बाहर भी 5 नंबर आ रहे हैं क्या, ये विश्वसनीयता होती है। कोई चेक करके हटे 3 नंबर आना, 2 नंबर आना, सब्जेक्टिव को नहीं, सब्जेक्टिव में गड़बड़ होगी। संकीर्णता नैरो माइंडेड, ये सही मूल्यांकन, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। चलो जी दोस्तों, अपना पेपर जो है वो सोल्व हो चुका है। दरअसल दोस्तों हम पेपर इसलिए करते हैं ताकि उस पेपर का हम एनालिसिस कर सकें। अब बहुत सारे बंधु कहेंगे सर आसान प्रश्न आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, क्या जरूरी है। अरे भाई इनका एनालिसिस करना जरूरी है ताकि हम इनको ढंग से क्वालिफाई कर सकें, ढंग से देख सकें, हर एक क्वेश्चन को जो है ऑप्शंस के साथ बढ़िया ढंग से स्टडी कर पाए। कितनी जानकारी मिलती है हमें इस वजह से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम जी, बहुत बहुत राम राम।